everyone, I'm back with another topic, that is external hordeolum. So let's get started. What is external hordeolum? So it is an acute suppurative of the follicle of an eyelash or associated gland of Zeesch or Moll. So external hordeolum is also known as sty. It is an acute का मतलब क्या होता है ना, very dangerous. सुपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर पस फिल्ड हो. तो इट इज़ एन एक्यूट सुपरेटिव ऑफ द फॉलिकल ऑफ एन आई लैश और एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ ज़ीश और मोल, या ग्लैंड ऑफ ज़ीश और मोल में ये प्रॉब्लम होगी. ओके, सो इट्स इटियोलॉजी. तो फर्स्ट वन इज कॉजेटिव एजेंट इज यूजुअली स्टाइफाइलोकोकस ओरियस. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो मेनली स्टाइफाइलोकोकस ओरियस है, जो कि एक बैक्टीरिया है. सो एक्सटर्नल हॉर्डियलम इज ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्चुअली. नेक्स्ट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट. ये बच्चों में और यंग एडल्ट में काफ़ी कॉमन होता है, बट में अकर एट एनी एज. ये किसी भी एज में हो सकता है, बट मेनली चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट में ये बहुत कॉमन होता है. नेक्स्ट इज़ लो जनरल रेजिस्टेंट एज इन डिलाइबिलिटी और डायबिटीज़. डिलाइबिलिटी इज़ वीकनेस. तो जैसे लो रेजिस्टेंट हो जाती है हमारे बॉडी की डायबिटीज़ और वीकनेसेस में, तो वैसे ही इस केस में भी हो सकता है. नेक्स्ट इज़ अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर. इसमें जो रिफ्रैक्टिव एरर अगर पेशेंट को है अनकरेक्टेड, तो वो भी एक इसका रीज़न हो सकता है. नेक्स्ट इज़ एसोसिएटेड विद बॉयल्स. अगर किसी को बॉयल्स है तो ये उससे भी एसोसिएटेड, वो भी एक रीज़न हो सकता है. अगर फेस पे एक्ने है तो उससे भी हो सकता है, या स्टाइज है तो उससे भी हो सकता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स कम इनटू द सिम्टम्स. आखिर ऐसा यह होता क्यों है, इसमें आखिर ऐसा क्या क्या होता है. तो पहला एक्यूट पेन. इसमें काफ़ी पेन होता है पेशेंट को, एंड स्वेलिंग ऑफ द लीड मार्जिन्स. और लीड के जो मार्जिन्स है उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंस ऑफ हैवीनेस एंड डिस्चार्ज. यहाँ पे पस जैसा फॉर्म हो जाता है. ठीक, तो ओब्वियसली किसी भी आदमी को लगेगा ही कि यहाँ पे काफ़ी भारी भारी सा लगेगा कि आखिर आँखों पे कुछ रखा है. तो सेंस ऑफ हैवीनेस इसी को बोला. एंड डिस्चार्ज मतलब यहाँ जो पस फॉर्मेशन है वो डिस्चार्ज भी होगा. ठीक, लेट मी शो यू द फिगर. आखिर ये दिखता कैसा है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्सटर्नल हॉर्डियलम. सी एक वाइटिश अपेयरेंस जैसा है, यहाँ पे पस फील्ड है, और ये हेयर फॉलिकल जो आई लैशेज है उसके फॉलिकल्स में हो रखा है. और ये जैसे स्वेलिंग हो रखी है, रेडनेस हो गया, तो वही बोला है कि इसके सिम्टम्स में एक्यूट पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा. सो दैट्स इट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स. साइंस क्या क्या होता है. रेडनेस की रेड हो जाता है, एंड इडीमा ऑफ द अफेक्टेड आईलिड. जिस भी आईलिड में ये होता है वहाँ पे इडीमा यानी स्वेलिंग हो जाती है. सेकेंड इज़ लोकल टेम्परेचर इज़ रेस्ड. वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है. अ स्वेलन एरिया ऑफ द लीड मार्जिन एंड इट हैज़ अ वाइटिश रन. अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे एक वाइटिश पस जैसा अपेयरेंस था, वाइट कलर का. एंड राउंड रेज पस पॉइंट इज इन रिलेशन टू द रूट ऑफ द सीलियम. जो सीलियम का जो रूट होता है, यानी आई लैशेस का जो रूट होता है, वहीं पे पस जैसा पॉइंटेड वाइटिश राउंड अपेयरेंस दिखता है. नेक्स्ट इज द स्वेलिंग इज टेंडर का मतलब होता है कॉजेज पेन. Obviously this is a very painful disease infection. ठीक है. सेकेंड लास्ट इज मेटिंग ऑफ आई लैशेज में भी प्रेजेंट. मेटिंग ऑफ आई लैशेज का मतलब क्या हो. सपोज दिस इज आई लैश, उसके बाजू वाला आई लैशेज इससे आके मीट कर जाता है. ठीक है, तो इसी को बोला मेटिंग ऑफ आई लैशेज में भी प्रेजेंट. एंड द लास्ट वन इज एनलार्जमेंट ऑफ द प्री ऑलिकुलर और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड. सपोज दिस इज द प्री ऑलिकुलर और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, इसकी साइज बढ़ जाती है. So enlargement of the preauricular and submandibular lymph node. Now what are its complications? First complication is ulcerative blepharitis. कि I have already taught you blepharitis. Bleph means eyelid and itis means swell, inflammation. तो उसमें अल्सर blepharitis में ulcerative blepharitis भी एक complication है. cellulitis and leaf abscesses. नेक्स्ट इज़ रेयरली और वाइटल सेलुलाइटिस मीन्स जो आई का ऑर्बिट होता है उसके वहाँ पे भी आसपास में स्वेलिंग या और कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ वेरी रेयरली कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है ना, कि हमारे ब्रेन में आई सॉकेट के जस्ट पीछे एक स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. उसमें ये ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं. सो दैट इज़ द कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, बट इट इज़ वेरी रेयर. अगर ये होता है तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग. नाउ नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट. आखिर हम लोग इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ हॉट कंप्रेशन. हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप 3 से 4 बार डेली गर्म पानी से सिकाई करो या कॉटन पैड से और कॉटन से. तो हम लोग कंटिन्यू हॉट कंप्रेशन, हम लोग को हॉट कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है 3 to 4 टाइम्स डेली. नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. हम अगर पेशेंट को कोई रिफ्रैक्टिव एरर है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पहले वो रिफ्रैक्टिव एरर को सही कराओ.
नेक्स्ट इज इवैक्यूएशन ऑफ पस बाय पुलिंग आउट ऑफ द अफेक्टेड आइलिसेस। जैसे कि अभी हमने देखा फिगर में कि पेशेंट को यहाँ पे पस जैसा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो हम लोग को पहले उसको इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो या तो हम लोग इपाइलेशन करते हैं, मतलब जो अफेक्टेड आईलिड है हम लोग उसको हटाते हैं, या हम लोग हॉट कंप्रेशन के थ्रू ये करते हैं। और सिस्टमिक एनाल्जेसिक हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि टू टेक एनाल्जेसिक लाइक आइबुप्रोफेन और एस्पाइरिन 2 to 3 times daily with antacids। और we prescribe patients to take the antibiotic drops like chloramphenicol और ciprofloxacin 4 to 6 times daily, और ointment रात को हम लोग कहते हैं पेशेंट को लेने के लिए। इन केस ऑफ स्टाइज इन क्रॉप्स, हॉर्डिलम का ही एक नाम स्टाई भी है, तो इन केस ऑफ स्टाइज इन क्रॉप्स हम लोग पेशेंट को पहले बोलते हैं कि आप अपना पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर टेस्ट करवा के आओ। पोस्ट पेरेंटल मीन्स क्या होता है, खाने के बाद का ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आखिर पेशेंट की बॉडी ग्लूकोज या स्टार्च को पे किस तरह का रिएक्ट करे। तो पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर देखने के लिए कि अगर आखिर पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं। इन एडिशन टू लोकल ट्रीटमेंट, अभी हमने लोकल ट्रीटमेंट में देखा कि हम लोग पेशेंट को क्लोराम्फेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे रहे हैं। उसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, अब एक और कोर्स चलाते हैं सिस्टमेटिक टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन का, जो कि 7 to 14 days का होता है अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने खाने में न्यूट्रिशियस चीज़ें लो ताकि आपको न्यूट्रिशन की कमी ना हो, आपको रिकवरी करने में इससे आसानी होगी। और जनरल एंड हाइजीन स्पेशली इन चिल्ड्रन, और बच्चों में अगर बच्चों को है तो हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आप हाइजीन मेंटेन कराओ, क्योंकि बच्चे जनरली अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते खुद से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।